नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबुल ईरानी। दोस्तों, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का कुल मिलाकर बंटाधार हो गया। जितनी भी आंधी तूफान वोटिंग से पहले दिख रही थी, अब सब शांत हो गई है और भाजपा बम्पर जीत से दहाड़ रही है। तो वहीं एमवीए इस परिणाम को कमोबेश मानने से ही इनकार कर रहा है। पूरा महाविकास आघाड़ी 50 से भी कम सीटों पर सिमट गई। एनडीए ने इतिहास रच दिया। अब इसके बाद शुरू हो गया वही आरोप प्रत्यारोप, नाराजगी और रोष का दौर। कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी, एसपी तीनों ही दलों ने नतीजों पर हैरानी जताई है। शिवसेना यूबीटी के मुखिया उद्धव ठाकरे ने तो यहां तक कह दिया कि परिणाम पूरी तरह से अप्रत्याशित और रहस्यमय है। यह कैसे हुआ, यह सवाल हर किसी के मन में है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में एनडीए की जीत समझ से ही परे है। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश भी इस पर बोले। उन्होंने कहा कि हमें हराने के पीछे कोई षड्यंत्र है। दूसरी तरफ पवन खेड़ा ने कहा कि नागपुर में बीजेपी नेता की गाड़ी में ईवीएम मिली थी, लेकिन चुनाव आयोग उस पर चुप रहा। देश की सबसे बड़ी पार्टी की हैसियत से हम अपनी ये जिम्मेदारी समझते हैं। ये सारे सवाल हम उठाएंगे। हमें लोकतंत्र की चिंता है। पारदर्शी चुनाव कराने की जिम्मेदारी हम भी मानते हैं। काउंटिंग से पहले कहीं ना कहीं आपके ही चैनल्स पे, सोशल मीडिया हैंडल्स पे ये खबरें चलाई जाती हैं, दिखती हैं, वीडियोस दिखाई देते हैं कि बीजेपी के नेता की गाड़ी में ईवीएम मशीन मिली कल नागपुर में, कल रात को, परसों। इसलिए इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, इस देश की सबसे बड़ी पार्टी, इस देश में 54 साल 7 महीने शासन में रहने वाली पार्टी की हैसियत से और प्रमुख विपक्षी दल की हैसियत से हम अपनी ये जिम्मेदारी समझते हैं कि इस तरह के सवाल जो कि भारतीय जनता पार्टी को बड़े परेशान करते हैं, हम उठाएंगे, क्योंकि हमें आने वाली पीढ़ियों की चिंता है, हमें लोकतंत्र की चिंता है, हमें इस देश में पारदर्शी चुनाव करवाने की जिम्मेदारी हम अपनी भी मानते हैं। दोस्तों, विपक्ष कह रहा है कि भाजपा ने पूरा लेवल प्लेइंग फील्ड ही बिगाड़ दिया। पूरा चुनाव एक तरफा था, टारगेटेड था। देखिए, एनबीटी की खबर में भी लिखा है, जयराम रमेश कह रहे हैं चुनाव में हमें हराने का षड्यंत्र है। तो वहीं पवन खेड़ा जो कह रहे हैं उस पर भी खबर मौजूद है। देखिए क्या लिखा है। कांग्रेस पार्टी के पवन खेड़ा ने भाजपा पर बड़ा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा वही चुनावी दांवपेच खेलती है जहां उसे भारी लाभ मिलने की संभावना होती है। उन्होंने ये भी कहा कि जहां लेवल प्लेइंग फील्ड होती है वहां के नतीजे सबके सामने हैं। खेड़ा ने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए। चुनाव आयोग की वेबसाइट में घुसकर नाम काटे जाने की शिकायत जयराम रमेश जी ने की थी, महाअघाड़ी के सारे नेताओं ने की थी। जवाब नहीं मिला चुनाव आयोग से। इस तरह से क्या हमारा चुनाव, आप लोग कह सकते हैं और कह भी रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी कह रहे हैं, मीडिया पर भी कह रहे हैं, अरे साहब झारखंड जीत गए तब तो नहीं बोलते कि चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ है। साहब, झारखंड, जम्मू कश्मीर बाई इलेक्शंस, जो असेंबलीज जिनके मैंने नाम लिए, उनको जिताकर वहां लेवल प्लेइंग फील्ड देकर हमें जीतने दिया जाए, ये इस उम्मीद के साथ कि उसके बाद हमारा मुंह महाराष्ट्र में बंद हो जाएगा। माफ कीजिएगा, मुंह बंद नहीं होगा। जहां भारतीय जनता पार्टी को भारी लाभ लेना होता है, वो सारे दांव पेच वहीं खेले जाते हैं, बाकी जगह लेवल प्लेइंग फील्ड चलने दी जाए। जहां लेवल प्लेइंग फील्ड होती है वहां के नतीजे आपके सामने हैं। दोस्तों, संजय राउत तो इस पूरे चुनाव पर यह बोल रहे हैं कि यह महाराष्ट्र की जनता का फैसला ही नहीं हो सकता। हम जानते हैं कि महाराष्ट्र की जनता क्या चाहती है। ऐसा परिणाम लागू नहीं किया जा सकता है। ये जनता का कौल हो ही नहीं सकता। महाराष्ट्र की जनता का मन हमें मालूम है, ये हो ही नहीं सकता है। इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। ये नतीजे ऐसे दिए आपने कि अपने राज्य को जनता को बेईमान ठहराया है। इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। नतीजे कबूल नहीं है। मैं मानता हूँ जनता को भी नतीजे कबूल नहीं है। तो कुल मिलाकर बिल्कुल हरियाणा वाली स्थिति महाराष्ट्र में भी हो गई। बिल्कुल वही सवाल इस चुनाव में भी उठ रहे हैं जो पहले उठ चुके हैं। तो अब असल सवाल यह है कि इस पूरे मसले का आखिर समाधान क्या है, और क्या केवल आरोप लगाने से, अपना गुस्सा जताने से, चुनावी परिणाम को ना स्वीकार करने से काम हो जाएगा? क्या सिर्फ इतना ही करना काफी है इस बड़े मामले के लिए? आप इस सवाल का जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अब इस बात पर गौर करिए कि विपक्ष जो कुछ भी बोल रहा है उससे मतलब चुनाव की प्रक्रिया और चुनाव आयोग दोनों ही सवालों के घेरे में खड़े हो रहे हैं। और अगर चुनाव की प्रक्रिया ही सवालों के घेरे में है तो फिर पहली जिम्मेदारी क्या बनती है? यही ना कि चुनाव की प्रक्रिया को विश्वसनीय बनाया जाए। बिल्कुल सिंपल सी बात है। और दोस्तों, चुनाव की प्रक्रिया विश्वसनीय कैसे बनेगी? चुनाव आयोग तो लगातार इस तरह के आरोप सुन ही रहा है। केवल सुन के आसानी से वो तो एक्शन लेगा नहीं।
इसके लिए तो विपक्षी पार्टियों को विरोध ही करना पड़ेगा, यही एक समाधान नजर आ रहा है। और दोस्तों, विरोध का लेवल राजनीतिक दलों को तय करना पड़ेगा, केवल बोल के साइड हो जाने से कुछ नहीं होगा। इसके लिए कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा, सड़कों पे आना पड़ेगा, या इससे भी बड़ा विरोध यह होगा कि सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो जाएं। दोस्तों, गौर कीजिए, पवन खेड़ा ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग से हम बार बार बोलेंगे कि आज तक शेरो शायरी के अलावा कोई मजबूत जवाब आपने नहीं दिया है। पुणे में वोटर लिस्ट का मुद्दा हमने उठाया, ईवीएम की बैटरी को लेकर हमने सवाल उठाए थे, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। हमने हरियाणा में भी आवाज उठाई कि वोट शेयर कैसे बढ़ गया, इसका कोई जवाब नहीं आया। चुनाव खत्म होने के बाद वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाता है, महाराष्ट्र में भी ऐसा हुआ। सवाल हम जीते या हारें, चुनावी प्रक्रिया पे हम सवाल उठाते रहेंगे। जिस देश में बच्चों के एग्जाम के पेपर लीक हो जाते हैं, वहां हम क्या आंख बंद करके मशीनों पर, आंख बंद करके चुनाव आयोग पर, आंख बंद करके चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा कर सकते हैं? आप बताइए, एक पेपर एक राज्य में हमें बता दीजिए पिछले 10 साल में जो लीक नहीं हुआ। इसलिए जब हम बार बार चुनावी प्रक्रिया की बातें करते हैं, चुनाव ईवीएम्स की पारदर्शिता की बात करते हैं, 99% बैटरीज की बात करते हैं, तो चुनावी प्रक्रिया को और पारदर्शी और लोकतंत्र को और मजबूत बनाने के लिए ये बात करते हैं। आप झारखंड का नतीजा दिखा दिखाकर हमारा मुंह नहीं बंद कर सकते, हम नहीं चुप होंगे, हम बोलेंगे। और चुनाव आयोग से हम बार बार बोलेंगे। आज तक शेरो शायरी के अलावा हमें कुछ सब्सटैंटिव जवाब नहीं मिलता, जो हमने ऐसे मुद्दे उठाए हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको उदाहरण दिया, 99% बैटरीज के बारे में आज तक जवाब नहीं दिया। शेरो शायरी जरूर आई, वो बड़ी वाहियात प्रकार की शेरो शायरी थी, उसमें भी कोई मनोरंजन नहीं था। तो इस तरह से अगर चुनाव होंगे और बड़ी शातिर तरीके से हमारा मुंह बंद कर दिया जाए, हम लगातार, हरियाणा में भी हमने ये आवाज उठाई कि हमने ही नहीं, सिविल सोसाइटी, एनजीओज ने उठाई कि ये वोट शेयर कैसे बढ़ गया, वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़ गई। तो दोस्तों, जब विपक्ष चुनाव आयोग पर और उसकी पूरी चुनावी प्रक्रिया पर ही सवालिया निशान खड़ा कर रहा है, उसे मानने से इनकार कर रहा है, तो क्या विपक्ष हर चुनाव के बाद में इस बात को कहेगा? चलिए, एक चुनाव की बात होती है तो समझ में आता है, लेकिन तकरीबन आप हाल के सभी चुनाव उठाकर देखिए, हर चुनाव के बाद में यही स्थिति नजर आती है। चाहे वो छत्तीसगढ़ का चुनाव हो, मध्य प्रदेश का हो, या फिर हरियाणा का चुनाव हो, और अब महाराष्ट्र भी इसी लिस्ट में आ गया है। लगभग हर जगह पर विपक्ष कहता है कि हमारी तैयारी बहुत मुकम्मल थी और नतीजे बिल्कुल उम्मीदों के विपरीत आए। और महाराष्ट्र में तो पूरी इंडिया गठबंधन का सुपड़ा साफ हो गया, बहुत खराब प्रदर्शन रहा, कांटे की टक्कर की बात हो रही थी यहां पर। और यहां पर फिर आप देखिए, जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है। अब इस पर देखिए शरद पवार क्या कह रहे हैं। महाराष्ट्र इलेक्शन रिजल्ट्स पर एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने कहा, हम कई सालों से सार्वजनिक जीवन में हैं, हमें ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ, लेकिन अब जब हुआ है तो हम इस पर विचार करेंगे, समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ और नए जोश के साथ लोगों के सामने जाएंगे। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान राज्य के अलग अलग जिलों का दौरा किया है, चाहे मेरी पार्टी हो, शिवसेना यूबीटी हो या कांग्रेस, सभी ने सामूहिक प्रयास किए, लेकिन परिणाम हमारे प्रयासों के अनुरूप नहीं रहे, कहीं भी समन्वय की कमी नहीं थी। तो अब ये सवाल लाजमी उठ रहा है कि क्या विपक्ष हर बार इसी तरह बोलता रहेगा कि हमारे साथ गलत हुआ, दोहरा रवैया अपनाया गया, लेवल प्लेइंग फील्ड को बिगाड़ा गया, हमें एक समान अवसर नहीं मिला, और फिर अंत में ये सब कहकर उसके लिए कुछ करेगा ही नहीं? ये सब कुछ विपक्ष कह तो देता है, मगर क्या विपक्ष आज इतनी हिम्मत दिखा सकता है कि वो अपने विधायकों का, अपने सांसदों का इस्तीफा दिलवा दे? चलिए मान लीजिए कि सांसदों का आप इस्तीफा नहीं दिलवा पा रहे, लेकिन कम से कम उन राज्यों में, जिन राज्यों में आप मानते हैं कि आपके साथ में दोहरा रवैया अपनाया गया है, आपको एक समान अवसर नहीं मिला, तो फिर क्या आप उन राज्यों में अपने विधायकों को बोलेंगे कि इस्तीफा दे दो? क्या विरोधी दलों में इतनी हिम्मत है कि वो इसके नतीजे को स्वीकार करने से इनकार कर दें? वो चाहे तो विधानसभा को विपक्षहीन छोड़ सकते हैं, कार्रवाई में भी भाग लेने से इनकार कर सकते हैं और चुनाव आयोग पर दबाव भी बना सकते हैं, लेकिन क्या वो ऐसा करेंगे? क्योंकि फिर सवाल उठेगा कि अगर झारखंड के नतीजे आप स्वीकार करते हैं, वायनाड के नतीजे आप स्वीकार करते हैं, कर्नाटक तेलंगाना के नतीजे आप स्वीकार करते हैं, तो महाराष्ट्र के नतीजे कैसे स्वीकार नहीं करेंगे? तो दोस्तों, अब बड़ा सवाल यही है कि विपक्ष क्या ठोस कदम उठाता है या फिर हर बार की तरह सिर्फ आरोप लगाकर साइड हो जाता है? आप हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।